छोटे शहर की एक चुलबुली तेज तर्रार लड़की निवेदिता की शादी शहर के मध्यम वर्गीय परिवार के इकलौते बेटे अभिषेक से होती है। निवेदिता सुंदर आधुनिक सोच रखने वाली लेकिन थोड़ी जिद्दी और अधिकार प्रिय थी। उसके मायके में उसकी माँ सुमन ने उसे हमेशा सिर पर बिठाकर रखा था। किसी बात के लिए टोका नहीं गया। हर मांग पूरी हुई। ससुराल का दूसरा महीना चल रहा था लेकिन निवेदिता को इस घर में अब भी अपना कुछ नहीं लगता था। उसका मन अब तक मायके की आज़ादी, आराम और सुविधा को याद करता था। यहाँ हर बात एक मर्यादा, एक टोक के साथ जुड़ी थी। अभिषेक का परिवार छोटा था। माँ आशा देवी जो एक विधवा थी और सालों से अकेले बेटे को पालती आ रही थी। उन्होंने बहुत कठिन समय देखे थे लेकिन स्वभाव से शांत और सहनशील थी। उस दिन सुबह निवेदिता ने थोड़ी देर से आंखें खोली। रात को वो देर तक अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती रही थी। आशा देवी हल्के से स्वर में बोली, बहू, सुबह का सूरज देर तक सोने वालों के लिए नहीं होता। निवेदिता ने होठ दबा लिए और धीरे से बुदबुदाई, यहाँ तो हर बात में टोका जाता है। जब वो किचन में आई, चाय का कप बनाते बनाते गुनगुनाने लगी। आशा देवी पास आई। गाना बाद में गा लेना बेटा, पहले नाश्ता बना लो। अभिषेक ऑफिस के लिए देर कर देगा। यह बात निवेदिता को चुभ गई। उसे लगा कि सास को हर समय उसे आदेश देने का अधिकार है, जैसे वो कोई नौकर हो। अभिषेक शाम को ऑफिस से थका हारा आया था। निवेदिता उसके पास बैठते ही बोली, तुम्हारी मम्मी को हर बात में दखल देने की आदत है। मैं क्या पहनूं, कब उठूं, क्या खाऊं, सब कुछ वही तय करेंगी क्या? अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, अरे यार, वो बस गाइड कर रही हैं, आदत है उन्हें, तुम इग्नोर किया करो। मैं इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी है। शादी करने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पहचान खो दूं। अभिषेक चुप हो गया। कुछ कहता तो बात बढ़ जाती। धीरे धीरे उसके मन में माँ के प्रति एक सवाल उठने लगे। क्या वाकई माँ पुराने ख्यालों की है? क्या निवेदिता सही कह रही है? अभिषेक माँ से बेहद जुड़ा हुआ था लेकिन निवेदिता के कहने पर वह चुप रहने लगा। धीरे धीरे माँ बेटे के बीच की सहजता टूटने लगी लेकिन उसकी शिकायतों का सिलसिला चलता रहा। निवेदिता हर बात में आशा देवी को गलत ठहराती, अभिषेक को भरती है। तुम्हारी माँ को मेरी आज़ादी से दिक्कत है। डिनर टेबल पर बर्फ सा माहौल बन गया था। डिनर पर सब साथ बैठे थे। आशा देवी ने सादी वाली दाल बनाई थी जो स्वास्थ्यवर्धक थी लेकिन कम मसालेदार। निवेदिता ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी, थोड़ा टेस्ट तो रखना चाहिए खाने में। रोज दाल चावल खाकर तो बोर हो जाऊंगी। आशा देवी ने कुछ नहीं कहा पर उनकी आंखों में एक हल्की नमी आ गई। आशा देवी की बहू के बर्ताव से बहुत आहत होती हैं लेकिन वह सहन करती हैं। निवेदिता की रोज की आदत थी, शाम होते ही अपनी माँ सुमन को फोन लगाना। फोन कॉल्स और भड़काऊ बातें करके ही उसका मन भरता था। मम्मी, यहाँ कोई प्यार से बात भी नहीं करता। अभिषेक भी मम्मी की बातों में रहता है। मैं तो जैसे कैदी बन गई हूँ। मम्मी, यहाँ कोई प्यार से बात भी नहीं करता। अभिषेक भी मम्मी की बातों में रहता है। मैं तो जैसे कैदी बन गई हूँ। माँ सुनती और चुप रहती। अभी नई नई बहू बनी हो, थोड़ा समय दो। लेकिन निवेदिता के मन में एक बीज जम चुका था। मुझे इस घर में समझा ही नहीं जा रहा। उसने अपने कमरे को ही अपनी दुनिया बना ली थी। अब निवेदिता का ज्यादातर समय कमरे में बीतता था। वह आशा देवी के साथ बैठने से कतराती, काम में टालम टोल करने लगी। आशा देवी समझ रही थी पर बोल नहीं रही थी। उन्होंने बेटा खोने का डर महसूस करना शुरू कर दिया था। एक रात वह अभिषेक के पास आई और कहा, बेटा, बहू को समझाओ कि कुछ वक्त मेरे साथ भी बिताए। मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। अभिषेक ने माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर झुका लिया। अभिषेक अपने कमरे में आया तो निवेदिता फेसबुक चला रही थी। उसने बात छेड़ने की कोशिश की। मम्मी कह रही थी कि तुमसे बात नहीं करती। निवेदिता बोली,
मैं कब तक उन्हें खुश करने की कोशिश करती रहूं? उन्हें हर बात से शिकायत है। अभिषेक ने धीरे से कहा। और तुम्हें उनसे? इस एक वाक्य ने कमरे में गहरी खामोशी भर दी। रिश्ते धीरे धीरे टूटते नहीं, उन्हें हर रोज शब्दों की सुइयों से चुभोया जाता है। निवेदिता अभी ये नहीं समझ पाई थी। कुछ रिश्ते दीवारों से नहीं, खामोशी से बनती हैं और फिर उस खामोशी से भी टूट भी जाती हैं। अब निवेदिता और आशा देवी के बीच बातचीत धीरे धीरे बंद होने लगी थी। सुबह सुबह रसोई में सिर्फ बर्तनों की खड़क सुनाई देती, शब्दों की जगह मौन पसरा रहता। कभी आशा देवी कुछ कहती तो निवेदिता बस हूँ कहती। कभी वो ना कहती तो निवेदिता सोचती कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। यह द्वंद्व अब दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार बन चुका था। एक सुबह आशा देवी ने निवेदिता के लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाई। वो जानती थी कि उसे पसंद है। निवेदिता बाहर लॉन में बैठी थी। आशा देवी चाय लेकर आई। बहू, तेरी पसंद की चाय लाई हूँ। निवेदिता मोबाइल से आंखें हटाए बिना बोली। अभिषेक ने बाहर से आइस टी मंगवाई है मम्मी, आप रख दीजिए। आशा देवी चुपचाप लौट आई और उस चाय के कप को किचन में सिंक में खाली कर दिया। धीरे धीरे घर में पति पत्नी के बीच साया बनने लगी शिकायतें। अभिषेक जब भी ऑफिस से लौटता, निवेदिता उसी समय कुछ ना कुछ शिकायत लेकर बैठ जाती। आज मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं सब्जी ठीक से नहीं बनाती। अभिषेक, तुम्हारी मम्मी को मेरी हर बात से परेशानी है। तुम्हारी मम्मी मेरे कपड़ों तक पर कमेंट करती हैं। अभिषेक अक्सर झल्ला जाता। क्या हर दिन वही बात होगी? तुम कभी खुद क्यों नहीं कोशिश करती कि उनसे जुड़ सको? निवेदिता का चेहरा सख्त हो जाता। अब मैं ही गलत हूँ क्या? धीरे धीरे अभिषेक ने बात करना कम कर दिया। अब वह ऑफिस से देर से आता, मोबाइल में गुम रहता और शालीनता की जगह एक औपचारिक दूरी बनने लगी थी। अभिषेक अब माँ से दूरी बनाने लगता है। निवेदिता की बातें उसके दिमाग में गूंजती है। घर में बातचीत का संवाद घटने लगता है। एक चुप्पी जो सब कह जाती है। एक रात आशा देवी अभिषेक के कमरे के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी रहीं। भीतर से बहस की आवाजें आ रही थी। निवेदिता गुस्से में थी। अभिषेक थका हुआ। तुम हमेशा अपनी माँ के लिए मेरे ऊपर चढ़े रहते हो और तुम कभी मेरी माँ को समझने की कोशिश की है? आशा देवी के पांव वहीं जम गए। उन्होंने कभी बेटे को पलटकर जवाब नहीं दिया था और बहू से अपेक्षा की थी कि वह समझेगी, पर शायद नहीं। उनकी आंखों से दो बूंदें टपकी और उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। एक दिन पड़ोस में रहने वाली सुजाता भाभी आई। उन्होंने धीरे से निवेदिता से कहा, देखो निवेदिता, बड़ी होने के नाते तुम मुझे दीदी या अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो और मैं तुम्हें दीदी होने के नाते एक बात ज़रूर समझाना चाहूँगी। सास चाहे कैसी भी हो, अगर बहू थोड़ा अपनापन दिखाए तो घर बिखरने नहीं पाता। निवेदिता ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सब सह लूँ। आजकल की लड़कियां अपना आत्मसम्मान जानती हैं। सुजाता समझ गई। जो समझना ही नहीं चाहता उसे कोई समझा भी नहीं सकता। आशा देवी अब दिन भर अपने कमरे में गुमसुम रहने लगी। बगीचे की क्यारियां सूखने लगी जो कभी उनकी जान थी। पूजा का दीपक भी अब जलता तो था, पर लौ बहुत धीमी होती। एक दिन उन्होंने पुराने एल्बम से एक तस्वीर निकाली जिसमें अभिषेक गोद में था और वो हंस रही थी। अब वो तस्वीर देखती और सोचती, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने उसे पाला था? अभिषेक जो कभी माँ की आंखों का तारा था, अब उन आंखों से नजरें चुराने लगा था। निवेदिता जो कभी सास को माँ मानने की बात करती थी, अब उनके होने को बोझ समझने लगी थी। घर वही था, दीवारें वही थी, लेकिन उनके बीच अब रिश्तों की दीवार बन चुकी थी जो देखी नहीं जाती, लेकिन हर दिन दिलों को चुभोती थी। एक दिन निवेदिता अपने कमरे में गहनों की अलमारी सजा रही थी। तभी मोबाइल पर कॉल आया। उधर से माँ सुमन की आवाज़ थी। बेटी, बहुत दिन हो गए, तुम मायके नहीं आए। पापा भी तुझसे मिलने की बात कर रहे थे। कुछ दिन के लिए आ जाना। निवेदिता का चेहरा खिल उठा। वो बहुत उत्साहित होती है। अब माँ से मिलूंगी, मज़ा आएगा। मायका
जहाँ वो रानी की तरह रहती थी। कोई रोक टोक नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। उसने तुरंत हामी भर दी। हाँ मम्मी, इस वीकेंड में आ रही हूँ, बस अभिषेक से बात कर लूँ। जब निवेदिता ने अभिषेक से कहा कि वह मायके जाना चाहती है, अभिषेक ने बिना किसी भावना के कहा, ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। निवेदिता ने ध्यान नहीं दिया कि अब अभिषेक की बात सीधे और बिना लगाव की हो गई है। उसने सोचा कि अभिषेक को क्यों तकलीफ दी जाए, इसलिए उसने बस से जाने को ही सोचा मायके। आशा देवी ने जाने से पहले ही निवेदिता को आशीर्वाद देने की कोशिश की। बहू, वहाँ आराम करना और समधी समधन जी को हमारा प्रणाम कहना। निवेदिता ने बिना आंखें मिलाए कहा, हाँ कह दूंगी। कभी जो बहू बनकर इस घर में आई थी, आज वह इस घर से जैसे कुछ बोझ हटाकर जा रही थी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए निवेदिता को बचपन की वो गलियां याद आने लगी, जहाँ वो साइकिल चलाना सीखती थी। माँ के बनाए पूरियों की खुशबू, पापा का अखबार पढ़ते पढ़ते उसे गोद में लेना। उसने सोचा अब कुछ दिन तो चैन मिलेगा। उसे नहीं पता था कि उसका यह सफ़र केवल शरीर का नहीं, आत्मा के आईने की ओर बढ़ता एक पड़ाव था। जैसे ही वह घर पहुंची, माँ ने दरवाज़ा खोला, पर चेहरे पर वही चिर परिचित उजाला नहीं था। आंखों में कुछ थकी थकी सी नमी थी। मायके का माहौल बदला बदला लग रहा था, लेकिन मायके के घर की बदली तस्वीर देखकर हैरान हो जाती है वह। माँ सुमन अब उतनी हंसमुख नहीं रही। भाभी पूजा रसोई में थी। उसने सिर हिलाकर हल्की मुस्कान दी, पर स्वागत में गर्माहट नहीं थी। निवेदिता को लगा शायद आजकल सब थोड़ा व्यस्त रहते होंगे। शाम को जब सब डिनर कर रहे थे, तो पूजा भाभी ने माँ से कहा, मम्मी जी, गैस के सिलेंडर के पैसे आप दे देना। अकेले हम लोग इस घर का सारा खर्चा कैसे उठा पाएंगे। निवेदिता चौंकी। माँ ने सिर झुकाया और बोली, हाँ बहू, कल निकाल दूंगी। निवेदिता ने बीच में कहा, भाभी, मम्मी पापा इस बुढ़ापे में कहाँ से पैसे देंगे? उनका तो खर्च उठाना आप लोग की जिम्मेदारी है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं वह दे दूंगी। पूजा झट से बोली, दीदी आप तो बाहर से आई हैं, पता नहीं आपको हमारे बारे में क्या क्या बताया गया है। वातावरण में अचानक कड़वाहट उतर आई। माँ ने आंखों से निवेदिता को शांत रहने का इशारा किया। निवेदिता सुबह जब उठी तो देखा माँ झुकी हुई पोछा लगा रही थी और भाभी नाश्ता करने बैठी थी। निवेदिता भागकर माँ के पास गई। माँ, आप पोछा क्यों लगा रही हैं? माँ ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे बेटा कोई बात नहीं, बहू की तबीयत कुछ ढीली है। लेकिन निवेदिता ने देखा माँ की उंगलियां सूज गई थी और कमर सीधी करने में भी उन्हें दर्द हो रहा था। दोपहर में निवेदिता ने भाभी और उनके पति राजीव भैया की बातें सुनी। मम्मी को समझाओ जरा, हर बात में टांग अड़ाना बंद करे। हाँ, अब बुढ़ापे में सेवा करवानी है इनसे। निवेदिता की आंखें भर आई। उसे याद आया, मैंने भी तो अपनी सास को हर बात में बेइज्जत किया और अभिषेक से माँ के खिलाफ बातें की। अब वो खुद अपनी माँ को उस स्थिति में देख रही थी, सहमी हुई, चुपचाप सब सहती हुई। पूजा भाभी उन्हें ताने देती हैं, कब तक सासू माँ मुफ्त का खाना खाओगी। एक रात निवेदिता उठती है और देखती है कि उसकी माँ चुपचाप आंसू पोंछ रही है। पूजा भाभी ने आज माँ को झाड़ू पकड़वाया, खाना नहीं दिया, ताना मारा। निवेदिता को एहसास होता है कि जो उसने अपनी सास के साथ किया वही उसकी माँ के साथ हो रहा है। वो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। निवेदिता हर दिन अपनी माँ को भाभी के अत्याचार सहते देखती है। वो सोचती है, माँ तो मुझे हमेशा हंसते देखती थी, अब उनके होठ क्यों सिले हैं। रात को जब सो गए तो निवेदिता माँ के पास आई। माँ चौकी पर चुपचाप लेटी थी। निवेदिता ने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, माँ आप खुश हैं? माँ ने बहुत देर बाद जवाब दिया, बहू बेटे के घर में माँ बाप की जगह अब केवल एक पत्थर की मूर्ति जैसी हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। निवेदिता के अंदर कुछ टूट गया। एक ऐसा आईना उसके सामने आ गया था जो उसे खुद का चेहरा दिखा रहा था, बिना बनावट, बिना बहाना किए। जो हम दूसरों को देते हैं, जीवन वही लौटाता है, और जब लौटाता है तब बहुत गहराई तक जाता है। कभी जो घर आंखों का तारा था, आज आंखों में कांटा बन गया।
निवेदिता का मन आज बेचैन था। जिस मायके को वह सुकून की जगह समझकर आई थी, अब वहाँ की हर बात उसके दिल को चुभ रही थी। जहाँ कभी माँ का हंसता चेहरा होता था, वहाँ अब थकी हुई मुस्कान थी। जहाँ कभी रसोई में माँ की आवाज़ गूंजती थी, वहाँ अब भाभी के आदेश चलते थे। जहाँ कभी निवेदिता खुद ताज बनकर घूमती थी, आज वहाँ उसकी माँ घर की नौकरानी सी दिखती थी। भाभी की छोटी छोटी बातें चुभने वाली होती। सुबह जब माँ ने सबके लिए रोटियां बनाई, भाभी ने व्यंग स्वर में कहा, मम्मी जी पता नहीं किस हिसाब से रोटियां बनती हैं, कोई भी ढंग से बेलना नहीं आता। माँ चुप रही। निवेदिता ने जब विरोध करना चाहा, माँ ने आंखों से इशारा किया, मत बोल, बात बढ़ जाएगी। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी माँ पुराने सामान की तरफ फेंकी जा रही है। एक दिन निवेदिता ने देखा कि माँ अपनी पुरानी साड़ी समेटकर बक्से में रख रही थी। माँ, क्यों हटा रही हो इन्हें? निवेदिता ने पूछा। पूजा कहती है कि अलमारी में जगह नहीं है। अब मैं ही पीछे हट जाऊं तो बेहतर है। ये सुनकर निवेदिता का गला भर आया। जिस अलमारी में अपने मेरी शादी के लिए दहेज की साड़ियाँ सहेज कर रखी थी माँ, आज आपके लिए जगह नहीं बची। अभिषेक का फ़ोन आया। कैसी हो निवेदिता? निवेदिता की आवाज़ कमज़ोर थी। ठीक हूँ, यहाँ सब थोड़ा अलग है अब। अभिषेक बोला, तुम्हारी मम्मी को मेरी मम्मी जैसा ना लगे कोई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम दोनों के बीच सबसे ज़्यादा बोलने वाली चीज़ तुम हो। शिकायतें। निवेदिता चुप हो गई। अभिषेक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका हर शब्द आईना बन गया था। निवेदिता ने घर के उन कोनों को देखा जहाँ उसका बचपन बीता था। माँ की गोद, पढ़ाई की मेज, पूजा की घंटी। अब सब कुछ सूना था। माँ अब पूजा भी चुपचाप करती थी और घर की रौनक भाभी की मर्जी से चलती थी। रात को माँ बिस्तर पर लेटी थी। निवेदिता उनके पैरों के पास बैठी थी। माँ, तुम सब सह लेती हो, ताना भी, गाली भी, काम भी। माँ मुस्कुराई। बहू बनकर जब आई थी तब भी सब सहा था। अब माँ होकर भी वही कर रही हूँ। लेकिन बेटी, अगर तूने वही गलती की जो मेरी बहू ने की, तो छोड़ दे। अपनी सास को कभी भी बेवजह परेशान मत करना। उन्हें वह तकलीफ मत देना जो तू अब यहाँ देख रही है। निवेदिता का सिर माँ की गोद में गिर पड़ा। वो फफक कर रो पड़ी। माँ, मैंने भी अपनी सासू माँ को बहुत रुलाया है। मैं भी वही बन गई थी जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। माँ के आंचल ने आज पहली बार उस बेटी को ढांप लिया जो बहू बनकर खुद को खो बैठी थी। कभी कभी हमें अपने दुख से ज़्यादा दूसरे का दुख तोड़ता है, खासकर जब वो वही दुख हो जो हमने किसी और को दिया हो। उस रात निवेदिता को नींद नहीं आई। वो अपनी पुरानी पलंग पर लेटी रही, लेकिन ध्यान बार बार सामने वाले कमरे की ओर जाता रहा जहां माँ बगल में लेटी थी। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी, लेकिन निवेदिता ने देखा माँ बार बार करवटें बदल रही थी। फिर एकाएक कुछ हल्की सिसकियां सुनाई दी। वो चुपचाप उठी, बिना चप्पल के आहट लिए माँ के कमरे तक पहुंची और दरवाजे की ओर से झांकने लगी। माँ बिस्तर पर लेटी थी, सिर तकिए में छिपाकर रो रही थी, चुपचाप, बहुत संयम से, जैसे आंसू भी उन्हें शर्मिंदा ना कर दे। उनके चेहरे पर थकान, आंखों में गहराई और होठों पर मौन था। पूजा ने मुझसे कह दिया है कि अब मैं बोझ बन चुकी हूँ। क्या यही होता है हर सास का भाग्य? निवेदिता का दिल चीर गया। उसे लगा ये तो वही सवाल है जो उसकी सास आशा देवी ने भी शायद कई रातों में खुद से पूछे होंगे। निवेदिता को अपने ही कर्मों का आईना दिख रहा था। निवेदिता का सिर चकराने लगा। उसे याद आया एक बार जब उसने अभिषेक से कहा था, तुम्हारी माँ अब इस घर में सिर्फ बोझ बन गई है। जब उसने अपनी सास को अकेला छोड़ दिया था, किचन से हटाया, अपनी पसंद से हर कोना बदला, तब उनके दिल पर क्या बीती होगी। और आज वही हाल उसकी खुद की माँ का था। सुबह हुई, माँ रसोई में थी, सिर पर पल्लू, हाथों में बेलन, लेकिन आंखें सूजी हुई थी। निवेदिता चुपचाप पास आई और बेलन माँ के हाथ से ले लिया। माँ, आज मैं बनाऊंगी नाश्ता। माँ ने चौंक कर देखा। तू? तुझे तो घर के काम से एलर्जी थी ना?
निवेदिता मुस्कुराई नहीं, वो गंभीर थी। अब समझ आया माँ, जो सिर पर पल्लू डालती है उनका जीवन सिर दर्द नहीं सिरमौर होता है। निवेदिता नाश्ता बना रही थी, तभी पूजा रसोई में आई। दीदी, आजकल आप बड़ी भावुक हो गई हैं। देखो, माँ को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाना, उनकी तो आदत है बेवजह रोना रोने की। वह तो हम सबको पराया करके रखी हैं। निवेदिता ने पहली बार भाभी की आंखों में आंखें डालकर देखा। भाभी, जिस माँ ने तुम्हें बेटी बनाकर इस घर में लाया, अगर आज वही बोझ लगती है तो सोचो, कल तुम भी किसी की सास बनोगी, तब तुम्हारे साथ भी ये सब हो जो आज तुम माँ के साथ कर रही हो। पूजा भाभी चुप हो गई पहली बार। निवेदिता अब अपने आप को बदलना चाहती है। निवेदिता रात को अपनी डायरी खोलती है। उसने लिखा, मैंने अपनी सास को रुलाया, मेरी भाभी ने मेरी माँ को रुलाया। अगर मैं अब भी ना बदलूं तो फ़र्क क्या रह जाएगा मुझ में और उनमें। वो सोचती है, अब अपने घर लौटना होगा, लौटकर अपने हर किए पाप को धोना होगा। सच जब अंदर से दिखने लगे तब बाहर का झूठ टिक नहीं पाता। अगली सुबह जब सभी नाश्ते की टेबल पर थे, निवेदिता उठकर अंदर के कमरे में गई। वो वही कमरा था जिसमें कभी वो पढ़ती थी। दीवार पर वही पुराना आईना टंगा था जो अब थोड़ा धुंधला और जर्जर हो गया था। निवेदिता उसके सामने खड़ी हुई, अपने चेहरे को देखा। सुंदरता तो थी, लेकिन आंखों में आज कुछ और था। शर्म, पछतावा, सच्चाई। उसे लगा जैसे आईना उससे बोल रहा हो, तू वो बहू थी जिसे समझदार होना चाहिए था, पर तू ही अत्याचारी बन गई। उसने आंखें झुका ली। चलचित्र की तरह उसके मन में पीछे की कई घटनाएं घूम गई। जब उसकी सासू माँ आशा देवी ने कहा था, बहू थोड़ा समय मेरे साथ भी बिताया करो, और निवेदिता ने बहाना बना दिया था। जब उसने अभिषेक को भर दिया था, तुम्हारी मम्मी हर बात में टोकती हैं, और एक बार तो यहाँ तक कह दिया था, अगर तुम्हारी मम्मी नहीं बदलेगी तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल है। अब वो हर शब्द हथौड़ी की तरह सिर पर बज रहे थे। निवेदिता माँ के कमरे में गई। माँ कपड़े तह कर रही थी। निवेदिता ने धीरे से पूछा, माँ आपको दुख होता है ना जब भाभी आपको अपमानित करती हैं? माँ मुस्कुराई, बेटा दुख होता है, पर कहूँ किससे, कोई सुने तब ना। निवेदिता की आंखें भर आई। निवेदिता ने अभिषेक को फ़ोन किया। आवाज़ हल्की काँप रही थी। अभिषेक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभिषेक चुप रहा। मैंने बहुत गलत किया, मम्मी के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। मैंने जो जो तुम्हें कहा उनमें बहुत कुछ मेरा घमंड है और नासमझी थी। अभिषेक थोड़ी देर शांत रहा, फिर कहा, तुम्हारी आवाज़ बदल गई है। क्योंकि मैं खुद बदल गई हूँ, निवेदिता ने धीमे से कहा। निवेदिता ने घर के छोटे से पूजा घर में बैठकर आंखें बंद की। आशा देवी की एक तस्वीर फ्रेम में रखी थी, वो तस्वीर जिसमें वे शादी के दिन निवेदिता को आशीर्वाद दे रही थी। मम्मी आपसे दूर जाकर ही समझ पाई कि आप क्या थी। अब जब लौटूंगी तो बहू नहीं, बेटी बनकर लौटूंगी। अब वह लौटने की तैयारी करने लगी। निवेदिता ने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे। माँ ने पूछा, इतनी जल्दी वापस जा रही है? निवेदिता मुस्कुराई, हाँ माँ, अब बहुत कुछ ठीक करना है, एक एक गलती का हिसाब देना है, और रिश्तों की बगिया को प्यार के जल से सींचना है। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, यही वक्त होता है असली बेटी बनने का, जब हम खुद की गलती से खुद को बेहतर बना ले। आईना तभी टूटता है जब उसमें सच दिखने लगे, और जब टूटे हुए आईने में भी खुद की सूरत साफ दिखे, तब इंसान दोबारा जन्म लेता है। खुद से सवाल करना वो पहला कदम होता है बदलने की ओर। निवेदिता अपनी माँ के घर की छत पर अकेली बैठी थी। अंधेरी रात जब सन्नाटा बोलता है। आसमान में चांद आधा था, अधूरा, ठीक वैसा ही जैसा वह खुद को महसूस कर रही थी। नीचे सब सो चुके थे। घर की बत्तियां बुझ गई थी। माँ की आंखों में देखा गया पानी अब उसकी रूह में उतर चुका था। वो खुद से पूछ रही थी, क्या मैं वो बहू थी जैसी मैं अपनी माँ के लिए चाहती? एक एक याद का विश्लेषण करती है। वो आंखें बंद करती है और पीछे जाती है।
जब अभिषेक ऑफिस से थका आता था और वो झगड़े के लिए तैयार बैठी रहती होती थी। तुम्हारी मम्मी ने मुझे फिर टोका। तुम मेरी नहीं सुनते, बस अपनी माँ की हो। अब सोचती है, क्या वो दिन अभिषेक का आराम का नहीं होना चाहिए था? क्या मैंने अपने रिश्ते को हर दिन कोर्ट की तरह बना दिया? सासू माँ की चुप्पी। जब वो मुझे समझाना चाहती तो मैं बोलती, मुझे मत सिखाइए। उस रात निवेदिता को अपने भीतर से आवाजें आने लगी, जैसे अंतरात्मा बोल रही हो, तूने अपनी सास को भले ही मम्मी कहा, लेकिन क्या कभी माँ जैसा समझा था? तेरी लड़ाई असल में किससे थी? उनसे या तेरे ही घमंड से? जिन आंसुओं को तूने नज़रअंदाज किया वही तेरे पास लौटे हैं, तेरी खुद की माँ की आंखों से बहकर। निवेदिता ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैंने उन्हें तो बहुत कुछ सुनाया, लेकिन खुद को कभी कुछ नहीं समझाया। अब जो सुना है माँ की खामोशी में, वो हर शब्द से बड़ा है। उसने तय कर लिया कि मैं लौटूंगी, लेकिन सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से बदल कर लौटूंगी। सूरज निकला और उसके साथ निवेदिता की आंखों में एक नई रोशनी थी। सुबह का दृढ़ संकल्प था। अब वह टूटकर नहीं, जुड़कर जीना चाहती थी। अब बहू नहीं, बेटी बनकर लौटना चाहती थी। जब वह जाने लगी तो माँ ने उसका माथा चूमा। बेटी, एक ही बात कहूँगी, अगर माँ जैसा कोई रिश्ता फिर से पाना हो तो किसी की माँ को माँ बनाकर देखना। निवेदिता की आंखों से आंसू बह निकले। जब इंसान खुद के भीतर उतरता है तभी उसे दिखता है वो कितना ऊपर चढ़ा था बिना जड़ के, और फिर वो लौटता है अपनी जड़ों की ओर, नम्र होकर, सच्चा होकर। अब निवेदिता लौटने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार उसका मन, सोच और दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी है। कभी कभी वापसी सबसे लंबा सफ़र होती है, खासकर तब जब साथ में पछतावा और बदलाव हो। निवेदिता ने जब घर लौटने के लिए पैकिंग की तो उसका दिल हल्का नहीं था। कपड़े, जूते, मेकअप किट से ज़्यादा वो पछताव और वचनों से भरा हुआ बैग ले जा रही थी। बस की खिड़की से बाहर देखती हुई वो सोच रही थी, क्या मम्मी जी मुझे अपनाएंगी? क्या अभिषेक अब मुझसे वैसे ही बात करेंगे? लेकिन इन सवालों के बावजूद पहली बार उसके मन में कोई ईगो नहीं था, बस माफ़ी मांगने की ललक थी। जैसे ही निवेदिता ने दरवाज़ा खटखटाया, आशा देवी ने खोला। वो चौंक गई। निवेदिता को देखती रही, वही चेहरा, पर आंखों में ना घमंड था ना दूरी, बस झुकी हुई विनम्रता और एक बेटी जैसी विनती। मम्मी, निवेदिता की आवाज़ भर्राई हुई थी, मैं लौट आई हूँ, लेकिन इस बार आपकी बहू नहीं, बेटी बनकर। आशा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा पूरा खोल दिया, जैसे सिर्फ घर का नहीं, दिल का दरवाज़ा भी खोल दिया हो। अभिषेक उस रात अपने कमरे में लेटा तो जरूर, पर निवेदिता से दूरी बनाए रखी। उसने कहा, बहुत कुछ बदल गया है इन दिनों, और बहुत कुछ टूट गया है। निवेदिता ने उत्तर नहीं दिया, बस एक डायरी अभिषेक के पास सरका दी। वही डायरी जिसमें उसने अपने हर पछतावे को लिखा था। मैंने कुछ नहीं छिपाया, सब लिखा है, चाहो तो पढ़ लेना। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, पर एक और मौका ज़रूर चाहिए। अगली सुबह किचन में बदलाव की खुशबू आ रही थी। सुबह सुबह आशा देवी जब उठी तो देखा रसोई से कुछ महक रही है। निवेदिता वहाँ खड़ी थी, हाथ में बेलन, चेहरे पर पसीना और मन में क्षमा। मम्मी, मैंने आपकी पसंद का मूंग का हलवा और गोभी का पराठा बनाया है, जैसे आप बनाती थी। आशा देवी की आंखों में पहली बार गर्व की हल्की चमक थी। उन्होंने पराठा खाया और सिर्फ इतना कहा, बहू बहुत अच्छा बना है। उस बहु शब्द में स्नेह का भार था, जो निवेदिता ने बहुत समय बाद महसूस किया। अभिषेक ने शाम को निवेदिता से कहा, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, मम्मी ने आज खुले दिल से तुम्हारी तारीफ की है, वो भी बिना पूछे। निवेदिता मुस्कुराई, मुझे उनकी तारीफ नहीं चाहिए, बस उनका आशीर्वाद चाहिए। और तुम्हारा? अभिषेक ने पूछा। निवेदिता का चेहरा गंभीर हो गया। मेरा आत्मसम्मान तब लौटेगा जब मैं मम्मी को सम्मान वापस दे सकूं, जिसे मैंने पहले छीन लिया था। अभिषेक ने पहली बार उसकी तरफ प्यार से देखा। तुम बदल गई हो, या कहूँ अब तुम असली निवेदिता हो। अगले दिन सुबह निवेदिता जल्दी उठ गई। रसोई में जाकर सबसे पहले आशा देवी के लिए अदरक इलायची की चाय बनाई, वैसे ही जैसे वो बनाती थी। चाय हाथ में लेकर वो धीरे से उनके कमरे में गई।
आशा देवी पूजा कर रही थी। निवेदिता ने सिर झुका दिया और चुपचाप कप उनके पास रख दिया। माँ, मैंने आपको नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी बहुत अवमानना की, बहुत कुछ अनसुना कर दिया, जो समझना चाहिए था। आशा देवी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया, निवेदिता की ओर देखा और पहली बार उसका सिर सहलाया। माफ़ तो तब किया जाता है जब कोई अपराध किया जाता है। तुम्हारे अंदर सिर्फ अपनेपन और समझदारी की कमी थी, लेकिन अब वो पूरी हो गई। बस इसी से मेरी जीत हो गई है बहू। अभिषेक आज पहली बार निवेदिता के साथ चाय पीने बैठा। उसके चेहरे पर कठोरता की जगह हल्की मुस्कान थी। तुम्हें नहीं लगता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? निवेदिता बोली। हाँ, लेकिन जल्दी समझ आ जाता तो दर्द कम होता। लेकिन समझ आ गया, अब ये काफ़ी है, अभिषेक ने कहा। निवेदिता ने धीरे से उसका हाथ थामा और बिना शब्दों के बहुत कुछ कह दिया। निवेदिता ने उस दिन घर के सबसे पुराने आईने को साफ किया। वही आईना जिसमें उसने एक दिन अपने चेहरे को अपराधी की तरह देखा था, और अब उसमें उसका चेहरा साफ था, थका हुआ नहीं, अभिमान से भरा हुआ भी नहीं, बस सच और सहजता से भरा हुआ। उसने सोचा, रिश्ते आईने जैसे ही होते हैं। अगर रोज साफ ना करो तो धुंधलाते जाते हैं, अगर गिरा दो तो टूट जाते हैं, और अगर संभालो तो उसमें पूरी दुनिया देखी जा सकती है। अब घर में सुबह की शुरुआत सिर्फ चाय से ही नहीं होती, बल्कि साथ बैठने, बात करने और साथ मुस्कुराने से होती थी। आशा देवी अब अकेली नहीं होती। निवेदिता उनके पास बैठती, कहानियाँ सुनती, साथ खाना खाती, बनाती, और कभी कभी बस मौन साथ में भी बहुत कुछ बांट लेती। अभिषेक अब हर दिन समय पर घर आता, क्योंकि घर अब सचमुच घर हो चुका था। एक शाम निवेदिता ने आशा देवी को एक छोटा सा पत्र दिया। उसमें लिखा था, मैंने माँ, मैंने आपको सास कहा, पर कभी माँ नहीं माना। मैंने आपको टोका टोकी समझा, जबकि वो प्यार की भाषा थी। मैंने आपके अनुभवों को तिरस्कृत किया, जबकि वो मेरे जीवन की ढाल थी। आज अगर मैं बेहतर इंसान बन चुकी हूँ, तो आपकी चुप्पी, सहनशीलता और आशीर्वाद से। अब मैं बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। अगर आप मुझे फिर से स्वीकार करें। सास नहीं समझ में आई जब तक माँ का दर्द नहीं देखा। आशा देवी की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, प्यार, सुकून के थे। घर अब वही था, लेकिन अब उसमें केवल दीवारें नहीं थी, अब उसमें रिश्तों की गर्माहट, समझ, क्षमा और प्रेम की नींव थी। हर बहू बुरी नहीं होती, हर सास अत्याचारी नहीं होती, और हर रिश्ता अगर समझदारी से सींचा जाए तो सबसे सुंदर फूल बन जाता है। एक ऐसा फूल जो सिर्फ दिलों में खिलता है। गलती होना मानव स्वभाव है, पर उसे स्वीकार करके रिश्तों को संवारना, यही सच्ची इंसानियत है। तो दोस्तों, ये सास बहू की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।